अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा था मीडियन। ठीक है, और मीडियन की फैमिली में आता है क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। तो मीडियन आपके डाटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? मीडियन आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने कितनी लाइंस ड्रॉ करी? जस्ट 1। तो इट मीन्स के मीडियन आपके पास आपके डाटा में एक ही होता है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि हम पहले डाटा को अरेंज करते हैं, फिर n+1/2 होता है, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और पार्ट्स भी कैसे होने चाहिए? इक्वल। ठीक है, अगर हम क्वार्टाइल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो क्वार्टाइल में आपके पास आपका डाटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? क्वार्टाइल आपके डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सारे पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने कितनी लाइंस ड्रॉ करी? मैंने लाइंस ड्रॉ करी 3, एक Q1, Q2 और Q3। ठीक है, डिसाइल आपके डाटा को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? ये आपका डाटा है, तो डिसाइल आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसके लिए मुझे कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी? 9 लाइंस। ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करी, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 लाइंस ड्रॉ करी, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी? 9 लाइंस। ठीक है, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 और ये पार्ट नंबर 10। ठीक है, यानी कि इसके पार्ट्स तो 10 होंगे, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ तक आएगी? 9 तक। ठीक है, तो डिसाइल जो होता है DI, जिसमें I की वैल्यू होती है 1 से लेकर 9 तक। क्वार्टाइल QI होता है, जिसमें I की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक होती है। ठीक है, तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? क्वार्टाइल होता है हमारे पास n+1/4, और डिसाइल क्या होता है हमारे पास? n+1/10। अब परसेंटाइल क्या होगा? परसेंटाइल आपके डाटा को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा? ये सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये आपके डाटा को डिवाइड करेगा 100 इक्वल पार्ट्स में, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 99, और ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 100। ठीक है, तो PI जो है उसमें I जो होता है वो 1, 2 अप टू 99 होता है। ठीक है, और PI क्या होता है? n+1/100, क्योंकि ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस पूरी जो मीडियन की फैमिली होती है, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल्स, इन सब को कहते हैं हम क्वांटाइल्स। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि क्वार्टाइल आपके डाटा को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम बताएंगे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जबकि वैल्यूज इसकी 3 होती है, Q1, Q2 और Q3। अगर आपसे पूछा जाए मीडियन, तो आप बताएंगे मीडियन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जबकि इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, जिसको हम x के ऊपर इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटेड लगा के जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि हमारे पास जो डिसाइल होता है वो हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो कि होता है D1, D2 अप टू D9। जबकि जो हमारे पास परसेंटाइल होता है वो हमारे पास 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जबकि इसकी वैल्यूज होती हैं P1 से लेकर P99 तक। ठीक है, तो क्वार्टाइल आपके डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आपसे जो है पूछा जाता है कि जो क्वार्टाइल है वो आपके डाटा को 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये Q1, Q2 और Q3। तो Q1 की जो लेफ्ट पे कितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं? 25%। ठीक है, Q2 के लेफ्ट में कितनी परसेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं? 50%। ठीक है, और Q3 के लेफ्ट में कितनी परसेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं? 75%। ठीक है,
इसी तरीके से मीडियन आपके डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मीडियन। तो मीडियन की जो लेफ्ट में कितनी परसेंट ऑब्जर्वेशंस होती है 50% और राइट में भी 50%, ठीक है। Q1 के लेफ्ट में 25% और राइट में 75%, ठीक है। लेकिन हमें Q1 की क्वांटिटी पूछी जाएगी कि Q1 की ऑब्जर्वेशंस कितनी होती हैं, तो 25% होती है। Q2 की कितनी होती है 50% और Q3 की कितनी होती है 75%। तो जो आपके पास मीडियन होता है वो बराबर होता है Q2 के, ठीक है, और वो बराबर होता है D5 के और वो बराबर होता है P50 के, ठीक है। क्योंकि जब आप Q2 लिखेंगे तो आप क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय n+1/4 करेंगे। तो जब ये कैंसिल होगा तो ये जो Q2 है वो फॉर्मूला बन जाएगा मीडियन का, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था n+1/2 होता है। जब आप D5 की बात करेंगे तो आप 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे n+1/10 से और ये भी कैंसिल होकर बन जाएगा n+1/2, जो कि फॉर्मूला किसका है मीडियन का। इसी तरीके से अगर हम P50 की बात करें तो ये बराबर हो जाएगा 50 n+1/100, जो कि कैंसिल होके बन जाएगा n+1/2। तो ये सब किसके फॉर्मूले बन गए मीडियन के। तो Q2 D5 P50 मीडियन जो है वो Q2 के बराबर होता है, D5 के बराबर होता है, P50 के बराबर होता है, क्योंकि इन सब की जो लेफ्ट पे ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो 50% होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं द वैल्यू विच डिवाइड्स द डाटा अरेंज डाटा, ठीक है। तो हमें पता है मीडियन निकालने के लिए क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल सब निकालने के लिए हमें डाटा को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारे डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे उसको हम क्या कहते हैं। तो 10 आ रहा है तो इसका मतलब है और इक्वल भी आ रहा है, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट्स है तो डिसाइल हो गया, 2 होता तो मीडियन हो जाता, 4 होता तो क्वार्टाइल हो जाता और अगर 100 होता तो परसेंटाइल हो जाता। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे है 10 इक्वल पार्ट्स तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डिसाइड। नेक्स्ट आप देखो, आपके पास लिखा हुआ है द क्वांटिटी ऑफ Q1 इन डाटा इज, ठीक है। तो जो Q1 की क्वांटिटी होती है वो होती है आपके पास 25%। अगर यहीं पर Q2 लिखा हुआ होता तो जो राइट ऑप्शन होता वो क्या होता 50%, और अगर लिखा हुआ होता Q3 तो राइट ऑप्शन होता 75%, 100% नहीं होता। तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ Q1 इन डाटा में Q1 की क्वांटिटी कितनी होती है 25%, ठीक है। Q2 की क्वांटिटी कितनी होती है 50% और Q3 की कितनी होती है 75%, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाता मीडियन की क्वांटिटी कितनी होती है तो हमारा राइट ऑप्शन होता 50%। अगर हमसे पूछा जाता D5 की कितनी होती है तो भी हमारा राइट ऑप्शन होता 50%, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है। और हमारी एक सेवेंथ वाली रह गई कि हमारे पास जो एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो कोवेरियंस क्या होता है, ठीक है। तो अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो जो कोवेरियंस होता है वो होता है आपके पास 0, ठीक है। अगर डिपेंडेंट है तो कोवेरियंस कितना होगा, कोवेरियंस फिर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा। लेकिन अगर जब भी वर्ड आएगा इंडिपेंडेंट का, ठीक है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 0। तो अगर एक्स और वाई आपस में इंडिपेंडेंट है तो जो इनका कोवेरियंस है, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, तो इनका जो कोवेरियंस होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब हम अपनी लास्ट इस पेपर की जो हमारी लास्ट MCQs है वो है अर्थमेटिक मीन। नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है।
वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमारे पास होता है सम ऑफ एक्स अपॉन एन। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो हमें पता है जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। तो अब हम कुछ नेचुरल नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 5 नेचुरल नंबर ले लेती हूँ और इसका मैं अर्थमेटिक मीन फाइंड करती हूँ। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन होता है सम ऑफ एक्स अपॉन एन। तो जब हम सम ऑफ एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन भी यहाँ पर कितना है? एन भी यहाँ पर 5 ही है। ठीक है, तो जब हम इनको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अगर अब हम देखें कि अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन, जो हमारे पास ऑप्शन लिखे हुए थे उसमें एक ऑप्शन था n प्लस 1 अपॉन 2। तो क्या अर्थमेटिक मीन नेचुरल नंबर का ये होता है? तो n हमारे पास 5 है, 5 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, 5 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 यानी कि 3। तो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला बना नेचुरल नंबर के लिए वो बना n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन था हमारे पास अर्थमेटिक मीन के लिए। ठीक है, बाकी ऑप्शन है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो n हमारे पास है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 6 30 अपॉन 2, जो कि आंसर आएगा 15, जो कि हमारे पास क्या है? रॉन्ग आंसर है, क्योंकि आंसर हमारे पास अर्थमेटिक मीन का आ रहा था 3। तो इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 नहीं होता। एक ऑप्शन हमें और दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन के लिए, और वो दिया हुआ है n प्लस 1 अपॉन 4। तो n हमारे पास था 5, तो अगर हम 5 प्लस 1 अपॉन 4 करते हैं यानी कि 6 अपॉन 4 करते हैं, तो ये भी हमारे पास 3 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास अर्थमेटिक मीन नहीं हो सकता नेचुरल नंबर का। एक लास्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 4। तो इसका भी आंसर जब हम n जो है वो 5 रखेंगे तो 3 नहीं आएगा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का आंसर कितना था? 3, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से आ रहा है। किससे आ रहा है? n प्लस 1 अपॉन 2। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, n नेचुरल नंबर्स, उनका अर्थमेटिक मीन कितना होता है? n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो अगर 5 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसका आंसर होगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2, इसका मतलब है 3। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 3 नेचुरल नंबर्स ले लेती हूँ, ठीक है, 1 2 3, तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, अब हम अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले में डाल देते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो n हमारे पास यहाँ पर जो है वो है 3। तो फॉर्मूला है हमारे पास n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 2, जो कि होगा 4 अपॉन 2, और 4 अपॉन 2 होता है 2। तो फॉर्मूले से भी और जो हमारा नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है उससे भी हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन नेचुरल नंबर का होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जो है
अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास इसका ऑप्शन ये वाला भी नहीं था, n+1/4 भी नहीं है, बल्कि n+1/2 है, ठीक है, और n×n+1/4 भी नहीं है। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है हमारे पास n+1/2, ठीक है। तो एक दफ़ा हम दोबारा से सारे कर लेते हैं। तो पहला है द वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर का वेरिएंस हमेशा 0 होता है। का स्क्वायर है तो का स्क्वायर मतलब स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज का ग्राफ हिस्टोग्राम होता है। nth रूट पॉजिटिव रूट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस का ज्योमेट्रिक मीन होता है। बीटा 2 > 3 हो तो लैप्टोपर्टिक होता है। वेरिएंस ऑफ a + bx b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होता है। x और y अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होता है। फ्री हैंड कर्व जो है वो सेक्युलर ट्रेंड के लिए बनाया जाता है। सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 होती है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टाइम सीरीज में 4 होते हैं। ग्राफिकल CF जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो ग्राफ होता है वो ओजाइव कहलाता है। रिलीजन जो है वो आपके पास क्वालिटेटिव डाटा है या क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है। अगर आप अरेंज डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो जो वैल्यू 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी उसको हम डिसाइल कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज जो है टी को जो है वो सेक्युलर ट्रेंड कहा जाता है, ठीक है। तो एस से आप कंफ्यूज नहीं होएगा, ट्रेंड भी कहते हैं हम इसको और सेक्युलर ट्रेंड भी कहते हैं। जो क्वांटिटी होती है Q1 की वो 25% होती है, Q2 की 52 होती है और Q3 की 75% होती है। और जो वेरिएंस होता है अगर वे रिपीटेड वैल्यूज हों या कांस्टेंट हो, ठीक है। तो पहली वाली MCQs में हमें रिपीटेड एक कांस्टेंट दे दिया था, ठीक है, कि आपसे पूछा था कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है। सेकंड लास्ट वाली में आपको रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस दी थी कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस क्या होता है। तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस का जो वेरिएंस होता है वो होता है 0। तो चाहे रिपीटेड ऑब्जर्वेशन हो चाहे कांस्टेंट हो, वेरिएंस हमेशा 0 होगा। और अगर आपके पास इस तरीके से हो वेरिएंस ऑफ a + bx, तो वेरिएंस ऑफ a तो 0 होगा और b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो ये बाहर आएगा तो स्क्वायर होकर बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हमारी सारी इस पेपर की जो है वो मल्टीपल चॉइस हो गई और ये टोटल आपका 17 मार्क्स का आएगा। तो ये हमने इस तरह से डिस्कस किए हैं कि अगर ये आपके शॉर्ट में भी आते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।